Hello students, so how are you all? So this side Priyanka Khanna, your biology educator. So बच्चों जैसा हम लोग ने लास्ट सेशन में पढ़ा था अबाउट हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का दैट उसके क्वेश्चन आंसर्स को हमें कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू राइट योर आंसर इन बोर्ड रिस्पेक्ट. अगर आप बोर्ड्स में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आंसर लिखने की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है. सो उसको कैसे आपको नोट डाउन करना है क्वेश्चन आंसर्स को, इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए. सो हमारे सारे के सारे वो डिटेल्स हो गए थे जो कि हम लोगों ने चैप्टर का एक कंप्लीट कंक्लूजन दे लिया था कि क्या क्या उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, एंड एक एक के बारे में हम लोगों ने वो पढ़ लिया था कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. आज हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन को, दैट इज उसमें किस तरीके के एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं. So the first question from the NCERT is, what is the importance of DNA copying in reproduction? Reproduction में DNA की कॉपी का क्या इम्पोर्टेंस होता है? What is the importance of DNA copying in reproduction? So first of all, जब भी आपको कोई आंसर को नोट करना है, always keep in your mind that आंसर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? डीएनए कॉपी का इंट्रोडक्शन. सो इफ इट इज क्वेश्चन नंबर 1 देन यू हैव टू राइट आंसर 1 विद इसका एक छोटा सा टाइटल देना. पूरा क्वेश्चन रेदर देन राइटिंग होल क्वेश्चन यू हैव टू राइट ओनली अ टॉपिक, कि उसका क्या टॉपिक है जिसको हाईलाइट कहा जाता है. ठीक है, सो क्वेश्चन आपका था कि इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी. तो आपको बस इतना सा लिखना है, that is importance of DNA copying. DNA copying का इम्पोर्टेंस क्या होता है रिप्रोडक्शन में. ठीक है, इसको आपने सब हेडिंग डाली ना. अब उसके बाद यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आप लिखेंगे दैट शुड ऑलवेज बी इन बुलेट्स में होने चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है. इम्पोर्टेंस क्या होती है आपको भी पता है कि जब डीएनए ट्रांसफर होता है सॉरी फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, तो डीएनए कॉपी होता है. कॉपी के साथ में उसमें वेरिएशंस भी आते हैं. तो जीन्स का ट्रांसफर होना या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू द डीएनए कॉपी. जब तक कोई चीज रेप्लिकेट नहीं करेगी तो उसका नंबर नहीं बढ़ेगा. नंबर नहीं बढ़ेगा तो वो हम नेक्स्ट वालों को क्या देंगे, है ना. लेट्स सपोज कि अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी, अगर वो रेप्लिकेट ही नहीं करेगी, तो आप आगे कैसे उस नॉलेज को डिलीवर कर पाएंगे. सिमिलरली डीएनए कॉपिंग जब होती है, रेप्लिकेशन होता है, तो उसके नंबर्स बढ़ते हैं. ये नंबर आपके ट्रांसमिटेड होते हैं टू द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका पूरी स्टेटमेंट आपको बनानी है. हम उसका केवल एक सब पॉइंट लिखेंगे कि ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. ये पूरा सेंटेंस बनाना है. हम उसके कुछ वर्ड्स आपको बता रहे हैं कि क्या क्या आपको लिखना है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है ट्रांसमिट व्हाट, ट्रांसमिट द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग में. ये जाता है, कहाँ जाता है? चलिए फर्स्ट लाइन हम लिख देते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा. फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग में जाता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऐसा करने पे जीन्स कैरी होते हैं ऑफस्प्रिंग पे. ठीक है, ऐसा करने में क्या होते हैं, जीन्स कैरी करता है. ऑफस्प्रिंग के पास जीन्स आती है. अब इसके वजह से क्या करता है ये, इसके वजह से क्या करता है, बिकॉज ऑफ दिस दे रिजेंबल. ये रिजेंबल क्या करते हैं, ट्रेट्स को रिजेंबल करता है या कैरेक्टर को रिजेंबल करता है एज दैट ऑफ देयर पेरेंट्स. उनके पेरेंट्स के जैसे उसके कैरेक्टर्स भी होते हैं, राइट. दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या करता है, ऑल्सो एग्जिबिट व्हाट, वेरिएशन. विच इज इम्पोर्टेंट, ऑल्सो एग्जिबिट वेरिएशन. इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं. एंड यही जो वेरिएशन होता है, दिस वेरिएशन
क्या बनाता है, एक स्टेबल पॉपुलेशन बनाता है, मेक्स द पॉपुलेशन, क्या बनाता है, मेक्स द पॉपुलेशन स्टेबल, उसको स्टेबल बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, एग्जिस्टेंस को बढ़ाता है। देखो बढ़ाना चाहे तो हम नंबर्स उसके बढ़ाते जाएंगे, जितना आपको हमने पहले भी पॉइंट्स में समझाया वो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। The point is कि that how to write answer that always should be in a bullets, ठीक है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, अब इसको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, आपको ये सारी चीजें नो डाउट एक सिंगल पेन से भी अगर लिखनी है, स्टिल ब्लू पेन से लिखने के बाद भी आप इसको गुड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि इसमें आपने हेडिंग डाली, ठीक है, पेंसिल से भी अगर आपने अंडरलाइन कर दी, और ये वाले जो हम अंडरलाइन करने जा रहे हैं इसको आप पेंसिल से कर दीजिए, ठीक है। कैरी होते हैं जीन्स ऑफस्प्रिंग पे, रिजेंबल करता है पेरेंट के जैसे, वेरिएशन को एग्जिबिट करता है, एंड दिस मेक्स द पॉपुलेशन स्टेबल। ना वन मोर थिंग, एक और बात खास कि मान लीजिए आपको इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स ऐसे याद हैं जो आपको एड ऑन करने हैं, एंड दैट इज मोर रिलेटेड टू द डीएनए कॉपिंग, ठीक है। अब इसमें बहुत बातें लिखी जा सकती है, इट इज ऑल डिपेंड कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या आपका 4 मार्क्स का, लेट सपोज किसी भी मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो डिपेंड्स ऑन कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, उसमें आप पॉइंट्स को ऐड करते चलिए। But still better if you want to add some more point related to this question, related to this topic, so always add extra points in the note within a bracket, so that it not be considered to be a point, but हाँ ये लगेगा कि आपको ये points आते थे जो आपने एक्स्ट्रा करके वहाँ पे नोट डाउन कर दिए। So always keep in your mind कि आप इस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड क्योंकि इसमें कोई ऐसा डायग्राम नहीं है, लेट सपोज अगर यहाँ पे डीएनए की बात की गई है, तो डीएनए का आप एक पेंसिल से डायग्राम भी आप बना सकते हैं कि ये दो आपके इस तरीके से क्या है, डीएनए दिखाया गया है जिसका एक स्ट्रैंड एंड दिस इज द अनदर स्ट्रैंड, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये कर दीजिए, तो ये दिखा देगा कि इसमें वेरिएशन यानी कि डीएनए की कॉपिंग हो रही है। कॉपिंग होने के बाद भी ये सिमिलर नहीं जा रहा है, देयर वहां पे क्या आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वो किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं कि उनका स्ट्रैंड अलग कलर का एक है, यानी कि एक न्यू और एक पुराना। बात समझ में आई? सो ऑलवेज ऐड। अब इसके कुछ पॉइंट्स आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि पहले आपको टॉपिक का नाम लिखना है इन अ फॉर्म ऑफ अ हाईलाइट के फॉर्म में, ठीक है, यानी कि हेडिंग या हाइलाइट्स क्या है उसकी हेडिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे पॉइंट्स को आपको नॉट पैरा, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, बल्कि किस में लिखना है, पॉइंटर्स में, यानी कि आपको किस में लिखना है, बुलेट्स में लिखना है ये सारी बातें, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि हर एक टॉपिक के साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, ठीक है। इन ईच पॉइंट्स देयर इज अ इम्पॉर्टेंट वर्ड, सो मेक इट अंडरलाइन। इसको क्या करना है, इस इंपॉर्टेंट वर्ड को आपको क्या करना है, दिस इंपॉर्टेंट वर्ड को आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। पेंसिल से ही ये काम करेंगे आप, अंडरलाइन करेंगे। और कोई भी अगर एक्स्ट्रा बात है, सो एक्स्ट्रा पॉइंट्स को कहाँ पे लिखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स को आपको नोट में डाल देना है, यानी कि विद इन अ ब्रैकेट। बात समझ में आई मेरी? ये आप करेंगे और आपका इस तरीके का आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट होगा। साथ ही साथ वन मोर थिंग, ऐड डायग्राम इन बायोलॉजी अलोंग विद कैसा, लेबल्ड डायग्राम। बात समझ में आई? चलिए अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना और इसी को ध्यान रखते हुए आपको सारे क्वेश्चंस को अपने लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। कह रहे हैं कि वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल होता है स्पीशीज के लिए। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमने आपको ये पहले ही बताया, पहले जब क्लास में पढ़ाया था। अब इन्हीं सारी बातों को आपको पॉइंट्स में लिखना है। हमने एक आपको पूरा एक डेमो दे दिया है, हर एक क्वेश्चन में क्या चीजें आपको रखनी है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वेरिएशन किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बेनिफिशियल होता है। तो आपको भी पता है, एक तो स्टेबल इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, डीएनए कॉपी होगा, ये बात आप फिर से लिख सकते हैं, कॉपी होगा। कॉपी होने के बाद एक कंटेन सम न्यू ट्रेट्स, मतलब उसके पास जो न्यू स्ट्रैंड आएगा वो नए कैरेक्टर्स को लेके आएगा। ठीक है, दैट मेक्स द, जिसकी वजह से क्या होगा कि पॉपुलेशन में वेरिएशंस होंगे, वो वेरिएशन आपके इकोसिस्टम को स्टेबल कराता है, स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमने इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रहता है और अगर आप उसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वो डाई कर जाता है, बट सम बैक्टीरिया अमंग देम दे कैन रेजिस्ट अ हाई टेम्परेचर एज वेल, दैट इज दे मीन्स कि उसके अंदर वो वेरिएशंस अडॉप्ट कर लिया उसने, एंड देयरफॉर दे कैन इजीली एडजस्ट इन अ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट एज वेल, है ना। तो यही बात आप इसके लिए लिखेंगे क्वेश्चन 2 के लिए कि वेरिएशन कैसे बेनिफिशियल होता है। आप इसके वैसे ही पॉइंट्स को ऐड करेंगे कि वेरिएशन बेनिफिशियल, पॉइंट आपने यहाँ पे हेडिंग डाली, हेडिंग डालने के बाद इसके आपने बुलेट्स में पॉइंट्स को ऐड कर दिया, बिकॉज वो स्टेबल बनाता है, सर्वाइवल को बढ़ाता है। ठीक है, एंड और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि अगर सर्वाइवल को नहीं बढ़ाएगा, एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो वो डाई कर जाएगा। सो बेसिकली इट मेक्स द एनवायरमेंट मोर अडेप्टेबल फॉर द ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन रिसाइड इट वेरी इजीली। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट फॉर द वेरिएशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका, नेक्स्ट बात करें, हाउ डज द बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम अ मल्टीपल फिशन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन से कैसे अलग होता है। आपको याद होगा हमने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ऐसा जो क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन में बेटर होगा अगर दो चीजों के बारे में एक साथ पूछा जाता है, तो ऑलवेज गिव योर आंसर इन अ टैब्यूलर फॉर्म। कैसे देना है आपको, टैब्यूलर फॉर्म में देना है। तो क्या लिखेंगे इसका, थर्ड आंसर के लिए आपको क्या करना है, आंसर 3 डालिए और बहुत ही प्रॉपर डालिएगा, ये नहीं कि आंसर 3 कहीं भी डाल दिया, एक के नीचे एक प्रॉपर लिखिएगा आंसर को। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि आंसर क्वेश्चन 1 आता है फिर क्वेश्चन 10 आता है तो 1 के बाद डायरेक्ट 10 में कूद गए। ठीक है, आइडियली तरीका ये होता है क्वेश्चन 1 के बाद अगर बीच के क्वेश्चंस आपको नहीं आते तो या तो आप पीछे से स्टार्ट करिए, आगे से स्टार्ट करिएगा, बीच के क्वेश्चन नहीं आते तो आप स्पेस छोड़ दीजिए, जब आपको याद आएगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, या आप जिस भी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उसमें लिखने का तरीका शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट, कि कभी बायो लिख दिया, कभी फिजिक्स लिख दिया, कभी केमिस्ट्री लिख दिया, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो बायो को एक प्रॉपर एक अलग सेक्शन में करके आप उसको ढंग से आंसर को करिएगा। सो आंसर थर्ड किसके बारे में कह रहा है, बाइनरी फिशन। अब यहाँ पे सीधा सा आपको बाइनरी फिशन के बारे में टैब्यूलर फॉर्म में करना है बाइनरी फिशन, और बीच में लाइन को ड्रॉ करके क्या करना है, मल्टीपल फिशन के बारे में बताना है। तो दोनों के कॉमन कैरेक्टर लीजिएगा जिसको कि आप डिफाइन कर सके बराबर से। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे एक साथ में दो चीजों के बारे में पूछा जाए तो ऑलवेज ट्राई टू राइट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इन अ टैब्यूलर फॉर्म। ठीक है, जिससे वो टीचर को जो आपकी कॉपी चेक करे वो आसानी से आपके बारे में ये जो आप बताना चाहते हैं वो समझ सके। तो बाइनरी फिशन क्या होता है, यहाँ पे पता है आपको कि वो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे वो किस में डिवाइड करता है, किस में डिवाइड करता है, 2 इंडिविजुअल इससे बनाता है, 2 न्यू इंडिविजुअल्स को बनाता है। यहाँ पे क्या करता है, मोर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है, कई ढेर सारे नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ये किस में होता है, बाइनरी फिशन होता है आपका फेवरेबल कंडीशन में होता है। किसमें होता है, फेवरेबल। यहाँ पे क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत ढेर सारे सिस्टम ब्रेक हुआ तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, दोनों किसका टाइप है, बोथ आर अ टाइप ऑफ अ, अब ये डिफरेंस तो नहीं पूछा है, डिफरेंस पूछा है इसमें, लेट मी चेक फर्स्ट,
क्या दिया हुआ है इसमें, यस डिफर पूछा हुआ, तो डिफर में आप इनको नीचे नोट करके लिख सकते हैं कि बोथ आर अ पार्ट ऑफ अ किसका पार्ट होता है, फिशन का। अब इसमें इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, एंड साथ ही साथ इनका पूरा डायग्राम आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं विद एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया भी था कि बाइनरी फिशन कैसे होता है ना। अमीबा में देखते हैं, प्लाज्मोडियम किस में होता है, मल्टीपल फिशन में देखते हैं, कई ढेर सारे नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं, साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। तो अगेन वो सारे पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, आपको फिर से वो वीडियो देखना है और पूरे आंसर्स जो हमने आपको पढ़ाया उसको आपको पॉइंटर्स में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट आता है आपको, नेक्स्ट आता है हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पोर्स। कह रहे हैं कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होता है, ठीक है, बेनिफिटेड होता है अगर वो स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। बताइए कैसे बेनिफिटेड होता है, ठीक है, इस तरीके से बेनिफिटेड होता है। अब इसको आपको आगे हेडिंग वैसे ही डालनी है, बेनिफिटेड कैसे होता है, आंसर 4। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पोर्स का बेनिफिटेड कैसे होता है, ठीक है, स्पोर्स के थ्रू जर्मिनेट रिप्रोड्यूस करने का। तो आपके पॉइंट्स क्या होने चाहिए, सुन लीजिए आंसर क्या होगा। स्पोर्स आपके टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे, आप इनका डायग्राम भी आप बनाते चलिएगा साइड में कि छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि अंदर आप पूरा का पूरा आप यहाँ पे मल्टीपल फिशन का जो डायग्राम आपने तैयार किया था ना मल्टीपल फिशन के लिए, उसी का डायग्राम आप यहाँ पे फिर से बना दीजिए, तो पूरा पता चल जाएगा कि वहां पे जिस तरीके से स्पोर्स जो प्रोड्यूस, ओके ये तो हमने मल्टीपल फिशन का बताया, लेकिन उसको काइंड ऑफ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि कई ढेर सारे स्पोर्स जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, उस प्रोड्यूस्ड होने में नहीं, मल्टीपल फिशन के लिए, मल्टीपल फिशन से बेटर है आप स्पोर्स को दिखा दीजिए कि कई ढेर सारे स्पोर्स क्या होते हैं, आपके प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, और वो कवर्ड होते हैं, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ठीक है, इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। जब इनको एक प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या करते हैं, सिस्ट ब्रेक करता है और जर्मिनेट कर जाते हैं, यही होता है। लेकिन जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करते हैं। सो फॉर दैट केस देखो, अलग अलग स्पोर्स का एक अलग अलग तरीका है, कुछ स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, आप इससे भी लेके एग्जाम्पल देके किसी एक का, हमने इसलिए ये बात हटाई कि ये यहाँ पे आप किसी एक के बारे में दिखा रहे हैं, तो किसी एक के बारे में दिखाना है तो ये हैव टू मेंशन स्पेसिफिकली कि हम इसके बारे में बता रहे हैं। अल्टीमेटली जैसे फंजाई में भी होता है कि स्पोरेंजियम में क्या हो रहा है, स्पोरेंजियम में स्पोर्स का प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ये स्पोरेंजियम, दिस इज स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम में स्पोर्स क्या हो रहा है, आपका प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, ये स्पोरेंजियम में स्पोर्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। ये जो स्पोर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं अंडर अ फेवरेबल कंडीशन, ये कवर्ड है विद अ सिस्ट वॉल से, विद अ सिस्ट। लेकिन जैसे ही इनके अनफेवरेबल कंडीशन होगा, ये क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे और जर्मिनेट करके क्या करेंगे, एक फिर से अपना एक गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर या अपना एक नया इंडिविजुअल पैदा कर देंगे या डेवलप कर देंगे, ठीक है। सो इसके बारे में यही पॉइंट्स आपको लिखना है कि ये क्यों फेवरेबल है, क्योंकि उसको खुद को पता है कि मैं प्रोटेक्ट कब करना, उसे खुद पता है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्शन अब नहीं चाहिए, नाउ दे आर फ्री टू जर्मिनेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल थ्रू द रीजनरेशन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हमने ये बात देखी थी किसके अंदर कि रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में, लेकिन अगर हम और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं तो और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सिर्फ नंबर ऑफ सेल से नहीं बना है ना, उसके अंदर एडवांस हो जाता है, उसमें टिश्यू ऑर्गन प्रॉपर डेवलप होता है। तो क्योंकि ये उतने डेवलप नहीं है कि उनके अंदर एक मॉडर्न या एडवांस तरीके का रिप्रोडक्शन हो सके, तो इसलिए ये केवल रिस्ट्रिक्टेड होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, बट इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज दे आर गेटिंग एडवांस, so they have developed their tissue organ and well developed system, so they cannot reproduce only a special group of cell which is required for the regeneration।
ठीक है। सो इसके लिए आपको अगेन वही वाली बात हमने आपको बताया कि क्वेश्चन आपको डालना है, केवल हेडिंग इतनी डाली और उसके बाद अपने पॉइंट्स को पॉइंटर्स में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन है वो कुछ टाइप के प्लांट्स के लिए ही क्यों होता है, उनके लिए क्यों प्रोपोगेट मतलब कुछ प्लांट इसके थ्रू जरिए क्यों प्रोपोगेट करते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन केवल उन प्लांट्स के लिए है जिनके अंदर अब टाइम नहीं है कि वो सीड को जर्मिनेट या बड़े होने का वेट करें, ठीक है। या फिर हाँ उनको आइडेंटिकल कॉपीज बन भी जाएगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ऊपर से ये एक आपका इजी प्रोसेस होता है, चीप प्रोसेस होता है। तो ऐसे प्लांट जिनको हमें जल्दी चाहिए तो उसके लिए दे कैन नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर लाइक सोइंग सीड एंड देन दे डेवलप इन अ पर्टिकुलर सीजन, फिर उसको वो जाके बेचेंगे या उसको जाके यूज करेंगे। तो अगर किसी चीज को क्विक तरीके से चाहिए है ना, क्विक प्रोसेस अगर चाहिए तो देन दे नीड अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी रूट स्टेम लीफ के जरिए। तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से पॉइंट्स लिख सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके लिए होता है। तो आप बता सकते हैं अपने आंसर में कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या क्या फायदा होता है, कि यहाँ पे एक तो इजी मेथड होता है ना, दूसरा एक क्विकर मेथड होता है, ये इजी क्विकर लिख सकते हैं। तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या बनते हैं, सेम टाइप का यानी कि बिल्कुल सेम तरीके के डिजायरेबल ट्रेट्स आते हैं। बिकॉज अगर आप किसी एक को यूज करके ग्रो कर रहे हो तो अलग कहाँ हुआ, तो सेम ट्रेट्स ही ग्रो करते हैं, सेम कैरेक्टर्स आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इसके लिए क्या होता है, सीड को जर्मिनेट करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब हम एक बड़े प्लांट को यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सीड डेवलपमेंट का जो टाइम होता है वो नहीं होता, ठीक है, सेव हो जाता है एंड क्विक, वही उसी को एक अनदर फॉर्म में बताया गया कि वो जल्दी हो जाने वाला मेथड होता है। और इसके ड्रॉबैक भी साथ ही साथ है कि कोई अगर पेड़ में कोई डिजीज है तो वो डिजीज भी दूसरे जो नया प्लांट है उसमें आ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको दिक्कत आती है, किसी पेड़ को ले जाके वेजिटेटिव प्रोपोगेट कराने में इट्स नॉट एज मच एज इजी रेदर देन कि आप बीज को ले आए और घर में उगाते है ना, समझ में आया। सो ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं इसमें। दूसरी बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एसेंशियल पार्ट फॉर द प्रोसेस। अगेन वही क्वेश्चन है कि डीएनए की कॉपी करना क्यों इंपॉर्टेंट है। डीएनए की कॉपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए कॉपिंग से कुछ न्यू ट्रेट्स आते हैं, कुछ पुराने ट्रेट्स आते हैं। बिकॉज ऑफ द न्यू ट्रेट्स के वजह से, बिकॉज ऑफ द न्यू ट्रेट्स के वजह से क्या होता है, जो नए ट्रेट्स आते हैं उन नए ट्रेट्स की वजह से रिजेंबल करते हैं, नॉट आइडेंटिकल नहीं होता, एंड जिसकी वजह से वेरिएशंस आता है और जो कि इकोसिस्टम की बहुत डिमांडिंग चीज है, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स आप ऐड करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज ऑल फ्रॉम योर एनसीईआरटी, how is the process of pollination differ from fertilization। again this is very important question कि pollination fertilization से कैसे अलग है। तो देखिए अब अगेन वही बात है, आपको फिर से क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा पॉलिनेशन और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पॉलिनेशन लिखेंगे आप और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन लिखेंगे। तो दो ऐसे केस में सबसे पहला जो डिफरेंस आ जाता है वो डिफरेंस आ जाता है आपकी स्टेटमेंट यानी कि डेफिनेशन का। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, इसमें केवल और केवल पॉलन ग्रेन का ही बारे में बताता है कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम द एंथर, ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेल पार्ट यानी कि एंथर से टू द फीमेल पार्ट की। ये पूरी बातें आपको लिखनी है, ठीक है। इसमें आप बता देंगे डेफिनेशन कि यहाँ पे फ्यूजन होता है किसका, बोथ गैमीट्स का, फ्यूजन होता है, ठीक है। अब इसके लिए हमें कोई ना कोई एजेंट्स की जरूरत है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। देखिए कह सकते हैं कि जब ट्रांसफर होगा तो वाटर के जरिए कुछ में होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एक हो रहा है जो फ्यूज कर रहा है और एक हो रहा है जो आपका क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है मेल टू फीमेल।
पॉलिनेशन आप कहाँ पे देखते हैं? पॉलिनेशन आप प्लांट्स में देखते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे देखते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखते हैं। ठीक है, अब और क्या बातें ऐड कर सकते हैं? छोटे छोटे से डायग्राम ऐड कर सकते हैं आप। इसमें यहाँ पे दिखा सकते हैं इनका फीमेल पार्ट और इनका मेल पार्ट। इस मेल पार्ट का पॉलन कहाँ जाएगा? इसके जरिए जाएगा। ठीक है, एजेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा? हम लोगों में लाइक ह्यूमन के केस में क्या है, कोई ऐसा एजेंट की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर हम किसी और प्लांट्स सब की बात करें तो वहाँ पे वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द मेल गैमीट। तो इस तरीके से आप उन पॉइंट्स को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। दोनों के अगर डायग्राम्स की बात करें तो इसमें आपने दिखा दिया दिस इज अ फीमेल एंड दिस इज अ मेल स्पर्म, बोथ गेट फ्यूज्ड टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ जाइगोट। बात समझ में आई? तो पॉइंट ऐड करना इट्स नॉट अ बिग डील। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको क्या ऐड करना है। कुछ भी ऐड करना इट्स नॉट अ लाइक सोल्यूशन नहीं है। यू हैव टू ऐड अ ऑथेंटिक पॉइंट जो आपसे पूछे गए हैं और बिल्कुल अच्छे से नोट करना है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। दोनों का रोल क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एंड दिस? ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये दोनों के दोनों आपके प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ये एक नरिशमेंट को प्रोवाइड करते हैं टू द स्पर्म, जिसके वजह से वो आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। बिकॉज आपको बताया था हमने कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का रिक्वायरमेंट होता है टू द फीमेल के ट्रैक में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। अब उसके पास वो मोटिलिटी, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? दिस इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द सेमिनल वेसिकल। याद करिए हमने बताया था कि एक विस्कस फ्लूइड, एक फ्रक्टोज और ये सब वर्ड्स बताए थे। दैट वर्ड्स यू हैव टू ऐड हियर कि एंड दैट प्रोवाइड अल्टीमेटली, इन सब का प्रोवाइड होने का अल्टीमेटली सोर्स है कि दैट प्रोवाइड अ नरिशमेंट टू द स्पर्म एंड दैट मेक्स दे एबल टू मूव इनटू द फीमेल ट्रैक। ठीक है, बात समझ में आई? आई बात समझ में कि जिससे उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इजियर हो जाता है। What are the changes seen in the girl at the time of puberty? Puberty के टाइम पे गर्ल्स के अंदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं? अगेन आपको सिर्फ पॉइंट्स में इन बातों को लिखना है। क्या क्या चेंजेस आते हैं? चेंजेस क्या आते हैं? हेयर्स का डेवलपमेंट होना, ठीक है, प्यूबिक हेयर, आर्मपिट्स में एक हेयर्स का डेवलपमेंट होना एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ब्रेस्ट का इनलार्ज होना, ठीक है। और क्या चेंजेस आते हैं? जैसे फेलोपियन ट्यूब, जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उन सबका यानी कि ब्रेस्ट का ब्रॉड होना और बाकी इन सारे पार्ट्स का क्या होना, दैट ये सारे के सारे पार्ट आपके और भी डेवलप और क्या हो जाते हैं, दीज ऑल पार्ट गेट डेवलप भी होते हैं और इनलार्ज हो जाते हैं, वाइडेंस हो जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना एंड ओव्यूलेशन स्टार्ट होना। सो आप कौन कौन से पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं? हेयर्स के बारे में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात और क्या बताई हमने? मैमरी ग्लैंड के बारे में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बताया? मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन एंड द मैमरी ग्लैंड्स के बारे में एंड जितने फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है यानी कि यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, इन सब का क्या हो जाना, इन सब का वाइड हो जाना। बस इतनी बातें आपको अच्छे से स्टेटमेंट के साथ पॉइंट्स में लिखनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसका आंसर हमने आपको बताया है, दैट इज चेंजेस सीन इन गर्ल्स। हाउ डज एम्ब्रियो गेट द नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स ब्लड? मदर्स के ब्लड से एम्ब्रियो में नरिशमेंट कहाँ से जाता है? हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स ब्लड? तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? कैसे जाता है? थ्रू द प्लेसेंटा के जरिए जाता है, ठीक है। किसके जरिए जाता है? थ्रू द प्लेसेंटा के जरिए जाता है। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो यूट्रीन वॉल और एम्ब्रियो के बीच में होती है, जिसका काम होता है नरिशमेंट को प्रोवाइड करना मदर्स के ब्लड से, ठीक है, एक्सचेंज करने का काम करना, जो हमने आपको बताया था लेक्चर में। उसी बात को आपको यहाँ पे एक पैरे के फॉर्म में छोटे से पॉइंट्स में उसको ऐड करना है।
ये 3 मार्क्स का है चाहे 4 मार्क्स का है, आपको यही ऐड करना है कि प्लेसेंटा होता क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो यूट्रीन और एम्ब्रियो के बीच में जिसका काम होता है एक्सचेंज करना, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करना। फिर हमने आपको ये भी बताया कि जो एक्सक्रीशन होता है वो भी इसको निकाल के मदद के जरिए वो जाता है। सो ये सारे पॉइंट्स को आपको ऐड करना है, ठीक है। इफ अ वुमेन is using a copper T, will it help in protecting her from the sexually transmitted disease? क्या कॉपर टी का काम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रोकेगा? नो। कॉपर टी का काम क्या था? कॉपर टी का काम था वहां पे किसको, दैट प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का काम था, सेक्सुअल डिजीजेस के कोई उसका लेना देना नहीं था। तो अगर ये करेगा तो विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग? नो। एज जो कॉपर टी है वो किसके तरीके से यूज होता है, प्रिवेंट द प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, रेदर देन प्रिवेंटिंग द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आई बात समझ में? ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए, ये क्वेश्चन हो गए आपके एनसीईआरटी के। नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द बडिंग। कहाँ पे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कहाँ पे होता है? ईस्ट, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन फीमेल, ओवरी है, यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, वास डिफरेंसेस। द एंथर कंटेन क्या करता है? एंथर कंटेन करता है पॉलन ग्रेन को। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर अ एसेक्सुअल? याद करिए क्या बताया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसके जरिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएशन का आना, ठीक है, वेरिएशन का आना, तो उसकी वजह से सर्वाइवल उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा हमें क्या मिलती है, काफी अलग अलग डिफरेंट काइंड की जीन्स मिलती है, ये उसका एक एडवांटेज है। ए सेक्शन में क्या होता है, हमें क्लोन्स मिलते हैं, नो वेरिएशन ऑब्जर्व्ड होते हैं, ठीक है। ये किसमें होता है, यूनिसेल्युलर में होता है। What are the function performed by the testis in a human being? क्या काम करता है? इसके दो काम होते हैं, एक स्पर्म को प्रोड्यूस करना और दूसरा हार्मोन को प्रोड्यूस करना, which is known as the testosterone. Why does menstruation occur? Menstruation क्यों होता है? तो menstruation क्यों होता है, याद करिए हमने क्या बताया था आपको कि ये है आपका फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो है यहाँ से ओवरी से एग को रिसीव करता है, एग को उसने रिसीव किया, तब तक ये जो यूट्रस होता है इट प्रिपेयर्ड इटसेल्फ कि यहाँ पे अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, ये एग है, ठीक है। तो ये जो आपका यूट्रस है, ये यूट्रस अपनी लाइनिंग को मेंटेन करता है, ध्यान रखिएगा क्या बताया कि ये लाइनिंग को मेंटेन करता है, किसके लिए, ये इसलिए मेंटेन करता है जिससे कि जो आपका फर्टिलाइज्ड एग है वो फर्टिलाइज एग को चाहता है कि तो मेरे पास रहो, ठीक है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो ये एक दिन रहेगा और उसके बाद ये जो लाइनिंग इसने मेंटेन करी वो लाइनिंग भी क्या हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी। दैट इज, ये ब्लीडिंग एक ऐसी होती है जो कि थ्रू द वजाइना के जरिए जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, अगर मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया, तो अनफर्टिलाइज्ड एग, वो अनफर्टिलाइज्ड एग क्या करता है, दैट अनफर्टिलाइज्ड एग आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसको मेंटेन करने के लिए काम है कि भाई वो बढ़ेगा, ठीक है। बेबी का डेवलपमेंट ही यूट्रस में होता है, कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में। लेकिन अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वजाइना से क्या हो जाएगा, एग भी निकल जाएगा और जो इसने लाइनिंग प्रिपेयर की थी वो ब्लड की ही लाइनिंग थी, ठीक है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, तो वो सारा का सारा थ्रू द वजाइना इट रिलीज आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जो भी हमने आपको बताया प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, ठीक है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी करनी है, डायग्राम ऐड करना है, पूरा बताना है कि प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, ठीक है, प्यूबर्टी फीमेल्स की एज बतानी है। दूसरे की जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसे मिनार्च कहते हैं, और जो लास्ट होता है यानी कि 40 से 45 इयर्स, 45 से 50 इयर्स की एज में स्टॉप होता है, तो जो लास्ट है उसे क्या कहा जाता है, स्टॉप वाला, दैट इज द मेनोपॉज का स्टेज कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ब्लीडिंग, इसे कहा जाता है दैट इज यूट्रीन ब्लीडिंग, यूट्रीन ब्लीडिंग,
ठीक है, जहाँ पे एग भी निकलेगा और जो उसने अपनी लाइनिंग प्रिपेयर की थी वो रिलीज आउट होगी ब्लड के फॉर्म में फ्रॉम दी वजाइना एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है? चलिए गुड। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर का डायग्राम हमने आपको बताया है सारा कि कैसे बनता है फ्लावर का, ठीक है। तो पूरा वही डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है। फीमेल का पार्ट बीच में बना दीजिएगा, ठीक है। पेटल्स हो गए आपके, हैं, यहाँ से आपका मेल का पार्ट निकल जाएगा, दिस इज पेटल। फिर उसके बाद सेपल्स बना दिया, दिस इज द होल पार्ट ऑफ अ, क्या हो गया, फ्लावर का बन गया। जिसमें आपको बेसिकली क्या बताना है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ गायनोशियम वाला पार्ट, एंड्रोशियम वाला पार्ट, ठीक है। और क्या है बच्चों आपका सेपल्स वाला पार्ट, ठीक है। सेपल्स हो गए, पेटल्स वाले पार्ट, दिस ऑल यू हैव टू मेंशन व्हाइल ड्राइंग योर फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर को अच्छे, अब उसके लिए बहुत कलर्ड पेन की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से पेंसिल से बड़ा सा फिगर बनाएंगे और बड़े से फिगर बनाने के बाद उसकी लेबलिंग बढ़िया से कर दीजिएगा, दैट्स इट, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये भी हमने आपको पढ़ाया है, कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड कौन से होते थे। बैरियर मेथड, जिसमें कॉन्डोम्स के बारे में बताया गया है। दूसरा आता था आपका केमिकल मेथड, जिसमें स्पर्मिसाइड्स को यूज किया जाता है टू किल द स्पर्म। एक ऐसा केमिकल जो स्पर्मिसाइड जिसको कहा जाता है और ये स्पर्म को किल कर देता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रासेप्शन का काम किया। और क्या बताया, हार्मोनल मेथड, जिसमें पिल्स को लिया जाता है, वो पिल्स का काम होता है कि एगो को रिलीज करने से रोकती है, ठीक है। और क्या बताया था, सर्जिकल मेथड। तो ये 4 मेथड्स हो गए, आपको यही मेथड्स लिखने हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्शन के कौन कौन से मेथड हैं, तो इसको देखिए आप कैसे लिख सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन के जो मेथड्स होते हैं वो आपके फॉलोइंग 4 मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक कौन सा मेथड बताया, द फर्स्ट मेथड इज नोन एज अ, दिस इज नोन एज अ बैरियर, है ना। दूसरा क्या बताया, केमिकल। तीसरा क्या बताया, हार्मोनल। और चौथा क्या बताया, सर्जिकल। अब इनके बारे में सबके पॉइंट्स आप लिख दीजिए, ठीक है। ये 4 मेथड्स हो गए, बैरियर मेथड, केमिकल, हार्मोनल और सर्जिकल। अब इनके पॉइंट्स को ऐड कर दीजिए कि जो बैरियर मेथड होता है, जिसमें जो कि फिजिकल मेथड जिसको कहा जाता है, जहाँ पे हम किसको यूज करते हैं, कॉन्डोम को यूज करते हैं। केमिकल में स्पर्मिसाइड के बारे में आप बता दीजिए कि ये केमिकल होता है, उसको यूज किया जाता है जो किल कर देता है स्पर्म को। हार्मोनल में पिल्स को यूज किया जाता है जो प्रिवेंट करता है ओवा को रिलीज करने से, ओव्यूलेशन को। सर्जिकल मेथड में क्या बताया था, ट्यूबेक्टोमी, इसका हमने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया था। ट्यूबेक्टोमी हो गया और आपका वेसेक्टोमी हो गया, ठीक है, जिसमें स्पर्म डक्ट को कट करके टाई किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, ओविडक्ट को कट करके टाई किया जाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये मेथड आपको ऐसे लिखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट आता है, ये हो गया हाउ आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन अ यूनिसेलुलर। अभी तो बताया कि यूनिसेलुलर में आपने जैसे ये फिजन वाला प्रोसेस देख लिया। मल्टीसेलुलर मेथड्स में हम लोगों में अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कि हम उसमें किस तरीके से उनको यूज करते हैं। तो यूनिसेलुलर केवल एक सिंगल, मतलब आपके उतना एडवांस लेवल ही नहीं है, केवल एक सेल की बात है। लेकिन मल्टी सेलुलर में वी एक्सिबिट मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव मेथड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन मेंटेनिंग, अगेन वही क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी। कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी, अल्टीमेटली वेरिएशन किससे लिंक्ड है, डीएनए के कॉपी करने से। हर चीज वहीं से लिंक है, डीएनए कॉपी होगा, जीन्स अलग अलग जाएंगी, कुछ रिजेंबल भी करेंगी बट आइडेंटिकल नहीं होगी, जिसकी वजह से वेरिएशन आएगा तो पॉपुलेशन स्टेबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका हाउ कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्या रीजन हो सकते हैं अडॉप्ट करने के, देखो 2 ही बातें हो सकती हैं। कौन सी 2 बातें हो सकती हैं, एक तो होगा इसका ये आंसर अच्छा है, 2 बातें हो सकती हैं इसके पीछे।
फर्स्ट इज कि अवॉइड प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम क्यों लेते हैं। अब इसको आप चाहे जितनी लंबी लाइन में लिखिए, द मेन पॉइंट इज कि उसके पीछे का रीजन क्या पूछ रहा है। आपने ऊपर हेडिंग डाली जो हमने आपको बताया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ऑल्दो आगे भी आपको कुछ ऐसे क्लासेस मिलेंगी जहाँ पे एक एक क्वेश्चन से क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे। अभी आपको ये मेथड बताया जा रहा है जहाँ पे एक एक आंसर को नहीं लिखना आपको, मतलब आपको लिखाएंगे नहीं हम, मेन हमने आपको बता दिया ये आपको फॉलो करना है, पढ़ा दिया है, उन्हीं को आपको पॉइंट्स में ऐड करना है। बात समझ में आ रही है। सो अवॉइड प्रेगनेंसी, एक तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रिवेंट करते हैं किससे, स्प्रेडिंग से। किसकी स्प्रेडिंग से, ऑफ एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग, इसलिए यूज किया जाता है कि जिससे जो दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर में वन मे बी लाइक फाइन हो, दूसरे में अगर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर यूज्ड टू अवॉइड अ प्रेगनेंसी एंड द सेकंड थिंग इज टू अवॉइड लाइक टू प्रिवेंट फ्रॉम द एसटीडी। ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में है। हमने एक एक क्वेश्चन को ये समझा दिया कि आपको उसमें लिखना क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है। अब आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, आपको हमने वीडियो में चैप्टर्स में टॉपिक को अच्छे से समझाया, उसको सुनना है। आपको अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से एक बार पढ़ना है, ठीक है। 10 इयर्स की कुछ बुक्स होती हैं, उसमें आंसर्स आपके लिखे होते हैं, आपको उसे रीड करना है, बट उसे लिखना अपनी तरीके से जैसा हमने आपको समझाया है, ठीक है। क्योंकि जितने बच्चे भी इसमें देख रहे हैं, अगर हम सबको सेम पॉइंट बोलेंगे, सब सेम पॉइंट लिखेंगे तो वेरिएशन नहीं दिखेगा। अगेन वेरिएशन इज इम्पोर्टेंट। सो फॉर द वेरिएशन यू हैव टू रीड द चैप्टर इन प्रॉपर वे। बहुत ही अच्छे से पढ़िए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, साइंस के टर्म्स उसमें इंट्रोड्यूस कीजिए और अपने आंसर को बड़ा नहीं बल्कि एक कंसाइज और एक अच्छी तरीके से, चाहे वो 3 मार्क्स का हो चाहे वो 5 मार्क्स का हो, आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि कोई भी टीचर देखे और उसको देखते ही लगे कि आपने जो लिखा है बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स है, ठीक है, ऑथेंटिक है, कुछ भी लिख के नहीं आना है। आप उसको एक प्रॉपर एक वर्ड्स में बना के लिखिए, दैट द इम्पोर्टेंट थिंग। क्लियर। नाउ कम टू अ एमसीक्यू। एमसीक्यूज के बारे में आप देख लीजिए कि एमसीक्यूज क्या है। द टू ओविडक्ट इन अ ह्यूमन फीमेल यूनाइट करता है, 2 ओविडक्ट आपका क्या होगा बच्चों इसका आंसर, 2 ओविडक्ट यूनाइट करता है एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, उसे क्या कहा जाता है, अच्छे से पता है आपको, उसे यूट्रस कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, कौन सी डिजीज है जो सेक्सुअली, साइफिलिस, इनमें हमने याद करवाया था आपको कि इसमें सिर्फ डिजीज के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, सारे ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। When an animal is cut into pieces and each pieces grow, याद करिए, कट अगर into pieces तो इसको क्या कहा जाता है, what is known as a, कि when an animal is cut into pieces and each piece grow into a new organism, तो क्या कहेंगे इस प्रोसेस को, fragmentation. What is the portion on which grafting is done which provide the root, अगर वो root को provide कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, स्टॉक, है ना, विदाउट रूट को साइकॉन। ठीक है, बात समझ में आई। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये आपका, ठीक, इसके आंसर्स भी हमने आपको दिए हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, बात समझ में आई। यूट्रस हो गया, साइफिलिस हो गया। When an animal is cut into pieces, अगर किसी एनिमल को आप पीसेस में काटेंगे और हर एक पीस ग्रो करेगा एक न्यू कॉम्प्लेक्स, तो उस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन इज नॉट दैट। फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स में उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, एंड वो इतने पीसेस में नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, दैट इज द रीजनरेशन। क्या होगा बेटा उसका, रीजनरेशन, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल होती है जो कट करके एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर देती है, ठीक। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, रीजनरेशन। सो नेक्स्ट इज बच्चों
वेयर डज द फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल में कहाँ पे होता है, दैट इज द ओविडक्ट में होता है। ग्रोइंग फीटस नरिशमेंट को कहाँ से लेता है, मदर्स ब्लड से। कहाँ लेता है बेटा, प्लेसेंटा। प्यूबर्टी की एज ह्यूमन फीमेल में कितनी होती है, व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी इन अ ह्यूमन मेल, नॉट फीमेल। ह्यूमन मेल में प्यूबर्टी की स्टेज कितनी होती है, क्यों बच्चों, प्यूबर्टी की स्टेज कितनी होती है ह्यूमन मेल में, हमेशा मेल में 13 बड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द फीमेल, दैट इज 12 to 14। ठीक है, किसी किसी बुक में वो 13 से 14 दिया हुआ है। फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, याद करिए हमने बताया था कि जो फ्रूट है वो किससे बनता है, फ्रूट किससे बनता है, ओव्यूल से डेवलप होती है, सीड, ओवरी से बनता है फ्रूट, तो राइट ऑप्शन इज ओवरी। IUCD इज क्या है, दिस इज अ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। ड्यूरिंग अ फेवरेबल कंडीशन अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, याद करिए अभी हमने पीछे लिखाया भी है कि बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में क्या डिफरेंस है। तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिशन से। जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनमें से कौन एसेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ईस्ट। हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, हाउ डज द हाइड्रा रिप्रोड्यूस, हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, हाइड्रा का मेथड क्या है, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, रीजनरेशन एंड बडिंग। मल्टीपल फिशन नहीं करेगा, रीजनरेशन नहीं करेगा, ठीक है। कैसे करेगा हाइड्रा, आपका हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, भाई कुछ तो अपने आप ही बता दो बच्चों, हाइड्रा का रिप्रोडक्शन मेथड कैसे होगा, बडिंग तो करेगा ही करेगा। फ्रेगमेंटेशन याद करो किसमें था, स्पारोगैरा, एल्गी में ये चीज हमने देखी थी, तो किसके जरिए करेगा, दैट इज द रीजनरेशन एंड द बडिंग के जरिए करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग, बडिंग के जरिए कौन करेगा, नहीं, बडिंग के जरिए कौन करेगा, गलत दिया है यहाँ पे, ये आंसर नहीं होगा, दैट इज द बडिंग के जरिए कौन करेगा, ईस्ट करेगा। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू द अमीबा, इसको हटा दीजिए। A feature of reproduction that is common to amoeba, yeast and Sparogara, ऐसा कौन सा फीचर रिप्रोडक्शन का है दैट इज कॉमन, तीनों के लिए जो कॉमन होगा कि तीनों के तीनों एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, तीनों यूनिसेलुलर है, तीनों सेक्सुअली करेंगे, तीनों मल्टीसेलुलर है। ऑब्वियसली ये सारे के सारे क्या है, दैट इज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, वो सेक्सुअल नहीं करेंगे। Offspring formed by the asexual method of reproduction have a great similarity among, because क्यों, क्योंकि जो ऑस्प्रिंग एसेक्सुअल से बनते हैं उनके पेरेंट्स केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, क्यों, बिकॉज उसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 पेरेंट, offspring formed by a sexual method of reproduction have a great similarity because asexual reproduction involve 2 parent, नहीं, asexual reproduction does not involve gametes, इनमें gametes का involvement नहीं होता, ठीक है, yes ये बात सही है। asexual reproduction occur before sexual reproduction occur before, नहीं, इसका पॉइंट क्या सही होगा, इसका पॉइंट होगा आपका कि एसेक्सुअल के बारे में पूछ रहा है कि एसेक्सुअल का जो ऑस्प्रिंग है उसकी सिमिलैरिटी इसलिए हुआ क्योंकि उसमें कोई गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये 2 पेरेंट की जगह पे 1 पेरेंट है। तो अगर आपका कोई एक ऐसा आंसर आता है तो इसमें आंसर में आपको ये सही करना है, दैट इज द ए आंसर, जिसमें 2 की जगह पे ये 1 होना चाहिए। गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये बात भी सही है। सो आंसर शुड बी 1 पेरेंट, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसी स्टेटमेंट होगी तो आप समझ जाइएगा कि वो क्वेश्चन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 पेरेंट, तो और एक्चुअली ये स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे ये 1 पेरेंट होता तो ये सही होता। दूसरा, इट डज नॉट इन्वॉल्व गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो द राइट ऑप्शन इज, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूबेक्टोमी इज कैरीड आउट बाय ब्लॉकिंग, क्या किसको ब्लॉक करते हैं, दैट इज द ओविडक्ट को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक करते हैं ना। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर फॉर्मेशन, इनमें से कौन है जो स्पोर फॉर्मेशन के जरिए नहीं करते हैं,
ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन दैट इज द ईस्ट, ठीक है। द ability of a cell to divide into several cells during reproduction plasmodium is called, plasmodium में कैसा होता है, that is the multiple fission. Sequence of reproductive stage seen in a flowering plants, क्या होगा बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट में कैसा सा सीक्वेंस होगा, कैसा सीक्वेंस होगा, सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, गैमीट्स, जाइगोट, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, यस पहले गैमीट्स होंगे, जाइगोट बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे और फिर सीडलिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. So this is all about a question from your NCERT as well as some objective question, ठीक है। तो जिसमें आंसर की करेक्शन था हमने वो आंसर आपको करेक्ट करा दिया। तो कीप इन योर माइंड कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। तो जितने टॉपिक्स हमने आपको पढ़ाए हैं, जितने भी टॉपिक्स हमने आपको बेटा पढ़ाए हैं यहाँ पे, कौन कौन से टॉपिक हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं हमारे पूरे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस खत्म हो गया है। हमने आपको टॉपिक समझा दिया है, अच्छे से उनको एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स हमने आपके साथ में कर लिए सारे, एंड अलोंग विद द क्वेश्चन आंसर कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव कर लिए। इसमें से 2 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जिनके आंसर्स नहीं सही थे, जिनका करेक्शन भी करा दिया। सो कीप इन योर माइंड कि जो कराया है वही ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होल. Now you have to listen it very carefully and start practicing each question in a good manner. कि आपको याद है, आपको समझ में आ गया है. The point is कि कैसे आंसर लिखना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी ही आपके साथ न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच।